हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स में। बच्चा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी भारतीय राजनीति की शुरुआत, यानी किस तरीके से भारत की राजनीति शुरू हुई, किस तरीके से पहले पहले कांग्रेस ने एक लंबा डोमिनेंस दिया, किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस भारत को लूटती हुई आई और किस तरीके से हमारी भारतीय राजनीति ने खूबसूरती दिखाते हुए रंग रूप बदल दिया, यानी कि किस तरीके से हमने कांग्रेस को सबक सिखाया और कांग्रेस एक लंबे समय से लाइक अ डेड बॉडी घूम रही है। आपने देखा होगा दिल्ली में तो बिल्कुल ही खत्म है। खैर, आप देख चुके होंगे बेटा, 2014 से लेके 2025 तक खाता ही नहीं खुलता है ना। लेकिन ये पार्टी एक टाइम पे ऐसी हुआ करती थी जो फुल्ली डोमिनेट थी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। पूरे तरीके से इसी का प्रभाव था हमारी भारतीय राजनीति में। क्लियर हुई बात? तो अब हम समझने वाले हैं बेटा किस तरीके से हमारी भारतीय राजनीति आगे बढ़ी, ठीक है, और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी दर बदर बदलते रहे। आज तक आपको पता होगा बेटा, भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रधानमंत्री कंटिन्यू बदले, ठीक है। कुछ समय हमें राजनीति में वंशवाद भी दिखाई दिया, लेकिन कुछ समय हमारी भारतीय राजनीति की खूबसूरती दिखाते हुए वंशवाद से हटकर अलग अलग प्रधानमंत्रियों के रूप भी दिखाई दिए। क्लियर हुई बात? किस तरीके से कांग्रेस ने पहली बार केरल में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाया, उसका कारण भी नहीं बताया। ये सारी बातें जो हमारी शुरुआत से लेके अंत तक है, क्लियर करने वाला हूं। क्लियर हो गई बात? किस तरीके से हमारे संविधान को सही तरीके से यूज किया गया, किस तरीके से हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाया, किस तरीके से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत को लोकतंत्र की राह दिखाई जब पूरी दुनिया इंडिया का मजाक बना रही थी। अब देखो, लोकतंत्र कायम करना कोई बहुत आसान खेल नहीं था। तो इस चीज के लिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा शुक्रिया करते हैं कि वो हमारे भारत देश में लोकतंत्र को कायम कर पाए। जब पूरी दुनिया में मजाक बन रहा था, जब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा था कार्टून्स में कि नेहरू जी हाथी की पूंछ खींच रहे हैं, और हाथी को दिखाया गया था क्या? एडल्ट वोटर्स। क्या दिखाया गया था? एडल्ट वोटर्स। एडल्ट वोटर्स का मतलब क्या बेटा? वयस्क मताधिकारी, यानी कि जो वोटर्स थे। यानी कि दिखाया गया था कि नेहरू जी जैसे एक हाथी की पूंछ को खींच रहे हैं और वोटर्स हाथी हैं, यानी कि उन्हें पूंछ से खींचने जैसा मुश्किल काम जो नेहरू जी ने किया, उस चीज को आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के दृष्टि से भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये चैप्टर। तो शुरू कर देते हैं जल्दी से कांग्रेस के इतिहास को। आखिरकार कैसे उन्होंने एक दल का प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस हमारी भारतीय राजनीति में दिखाया। वो अन्य शहरों से किस प्रकार भिन्न था, यानी कि दूसरे शहरों से क्यों वो अलग हुआ करता था, सारी चीजों को उजागर किया किसने बेटा? इस चैप्टर में। तो पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा के बोर्ड में अपने नंबर्स को कंफर्म कर सके। क्लियर हो गई बात? तो बेटा देखो, सबसे पहले एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर जो है उसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बेटा कांग्रेस। किसको? कांग्रेस। कांग्रेस आपको पता होगा बेटा भारतीय देश के सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना 1885 में। कब? 1885 में एक अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम, ठीक है। इस पार्टी ने किस तरीके से एक आंदोलनकारी पार्टी का रूप लिया, किस तरीके से यह पार्टी बढ़ते बढ़ते इस स्टेज तक पहुंच गई कि 1947 में ही एक ये नेशनल पार्टी बन गई। हर एक चीज को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ओके, तो 1885 में बेटा एक पार्टी बनी कांग्रेस, जो बेसिकली पहले शिक्षित लोगों का एक ग्रुप हुआ करती थी। किसका? शिक्षित लोगों का, यानी कि एजुकेटेड पर्संस का, पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप होती थी। लेकिन धीरे धीरे पार्टी किससे जुड़ने लगी बेटा? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, यानी कि भारत की आजादी के आंदोलन से जुड़ने लगी। और कई सारे बड़े
बड़े आंदोलनों को लीड भी किया, नेतृत्व भी किया, जैसे कि अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन, मेन लीडरशिप गांधी जी की हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस उसमें पूरा डोमिनेंस करती थी। दांडी मार्च, कई सारे समझौते किए, कई सारे सेशंस हुए, और अंग्रेजों से जो भी डील होती थी वो हमारे देश की साइड से कांग्रेस ही किया करती थी। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं आखिरकार सबसे पहला चुनाव कब हुआ। देखो चुनाव हमारा जो कराता है बेटा, वो कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन बेटा एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या होता है? एक आजाद, पूरे तरीके से फ्रीड है, ठीक है, यानी इस पे किसी का कोई दबदबा काम नहीं करता, ठीक है। जिसकी स्थापना बच्चा हुई थी कब? आप क्या देंगे? 25 जनवरी 1950, ठीक है। और जो चुनाव आयोग है बेटा हमारा, इस चुनाव आयोग को रखा गया आर्टिकल 324 में, और उसके साथ याद रखना बेटा हम इस दिन वोटर्स डे भी मनाते हैं, यानी कि मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और ये जो स्वतंत्र निकाय है बेटा, बेसिकली इसके जो पहले चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? चुनाव आयुक्त, वो कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 नंबर में, तो आप कहेंगे सर सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। अब चुनाव आयोग के सामने बेटा एक बड़ी चुनौती थी, पहली बार भारत में इलेक्शन कराना, क्योंकि पहली बार भारत में इलेक्शन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी आया और चुनाव करा के चला गया। क्यों? क्योंकि भारत में जो वोटर्स की संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, ठीक है, वोटर्स काफी ज्यादा थे, और वोटर्स ज्यादा होने के साथ साथ बेटा एक समस्या ये थी, हमें 489 सांसद यानी कि एमपीस को चुनना था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनना था। कितने? 489। इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना, और हमारी जनता के सामने 2 समस्याएं, एक गरीबी और दूसरी समस्या क्या बेटा? असाक्षरता, यानी कि पढ़ाई लिखाई की कमी। दोनों चुनौतियां हमारे देश के सामने बड़े रूप से काम कर रही थी, एक गंभीर चुनौतियां बनकर उभर रही थी हमारे लिए। एक तो हमारे देश में गरीबी थी और साक्षरता दर की भी बहुत कमी थी। अब ऐसी कंडीशन में चुनाव कराना या इलेक्शन कंडक्ट करना, जिस टाइम पे पूरी दुनिया एक तमाशा देख रही हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका, कौन थी? ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी। इसने क्या कहा? जी नेहरू जी जिंदा रहते अपनी ये बेहुदा नौटंकी देख लेंगे। किसी ने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा जुआ है, विश्व का सबसे बड़ा जुआ, यानी कि जुआ मतलब समझते हो ना कि हार या जीत का कुछ पता नहीं है। तो सबने बहुत मजाक बनाया हमारे पहले चुनावों का। आखिरकार इंडिया ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बार इलेक्शन कराते हुए किसी भी देश ने अपने लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। पूरे दुनिया को लगता था कि यार ये कैसे, जिन्हें पढ़े लिखे तो है नहीं, गरीबी इतनी ज्यादा है, कहां से वोटिंग पॉसिबल होगी। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने हार नहीं मानी, रुकना नहीं जाना, और एक सफल लोकतंत्र की स्थापना की, जो आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। क्लियर हुई बच्चा बात? तो इसी को बेटा विश्व लोकतंत्र में जो हमारे पहले आम चुनाव हुए, पहले आम चुनाव में बेटा और भी कई सारी चुनौतियां थी। जैसे कि पहली बार जब वोटर लिस्ट तैयार की गई ना, मतदाता सूची तैयार की गई, तो मतदाता सूची में महिलाओं के लोगों ने नाम पता कैसे लिखवाए? अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, यानी कहने का मतलब है, कहते हैं ना अलाना फलाना XYZ, कई सारी चीजें हम बोल देते हैं, ठीक है, कि ये तो फलाने की बीवी है ना, यो फलाने की बेटी है, जैसे कि आज भी गांवों में चलता है, लोग अपनी बेटियों, बीवियों के या बहुओं के नाम बताने में शर्माते हैं। क्लियर हुई बात? तो वही चीज उस टाइम पे हमारी भारतीय राजनीति में नजर आ रही थी, मतदाता सूची में नजर आ रही थी।
तो चुनाव आयोग को दोबारा से मतदाता सूची तैयार करनी पड़ी, दोबारा से वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ी। तो उस टाइम पे बेटा इतनी चैलेंजेस के बावजूद हमारे चुनाव आयोग ने स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए, इसीलिए इसे विश्व लोकतंत्र में, किसमें, विश्व लोकतंत्र में मील का पत्थर, क्या, मील का पत्थर कहा गया। ठीक है, अब यहां पे बच्चा आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं मैं, यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बेटा जो जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, इतने में मैं अब आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं इसका, क्या कि किस तरीके से आखिरकार देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो एक पार्टी का प्रभुत्व है वो केवल हमारे ही देश में दिखाई दिया, कई अन्य देश भी थे जहां पे एक पार्टी का प्रभुत्व दिखा, जैसे कि आप सोवियत यूनियन को भी ले सकते हो, ठीक है, या मैक्सिको को ले सकते हो। तो क्वेश्चन आता है किस प्रकार हमारे देश का एक दलीय प्रभुत्व अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से भिन्न था। ठीक है, भारतीय एक दल का प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से भिन्न था, अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से भिन्न था। ये बेटा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना बात को। तो देखो, अब भारत में भी एक पार्टी डोमिनेंस दिखा, वन पार्टी डोमिनेंस दिखा, और ऐसा ही अदर कंट्रीज में भी दिखा, यानी कि कई सारे देश में जहां पे एक ही पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा था या एक ही पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा था, लेकिन भारतीय एक दल का प्रभुत्व दूसरे देशों के एक दलीय प्रभुत्व से अलग कैसे रहा? क्योंकि देखो, भारत में जो बेटा इलेक्शंस हुए, ठीक है, भारत में जो एक दल का प्रभुत्व हुआ वो कैसे जमा? बाय इलेक्शन, यानी कि हमने एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल में हमने क्या किया? इलेक्शंस करवाए, चुनाव करवाए। ठीक है, चुनाव करवाए। अगर हमने हर 5 साल में चुनाव करवाए तो यानी कि हमने क्या किया? जनता के सामने ऑप्शन दिया ना, जनता के सामने हमने क्या किया? दी ऑप्शन क्लियरली दे दिया, आप किसी को भी चुनो। तो उस टाइम पे जनता ने हर समय चुनावों में वोट दी, और मैक्सिमम वोट गई किसकी साइड बेटा? मैक्सिमम वोट गई कांग्रेस की साइड, और कांग्रेस पार्टी की हमेशा जीत होती रही। लेकिन दूसरे देशों में भी ऐसा रहा, जैसे कि अगर मैं एक आपको बताऊं बेटा, पीआरआई पार्टी है कि मैक्सिको की है, ठीक है, कहां की है? मैक्सिको की, इंस्टीट्यूशनली रिवॉल्यूशन पार्टी। ठीक है, इस पार्टी ने भी मैक्सिको को कंट्रोल किया, ओवरऑल लगभग 60 इयर्स तक कंट्रोल किया, लेकिन नॉट बाय इलेक्शन, डायरेक्ट कंट्रोल था। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में आपने पढ़ा ही है, सोवियत यूनियन का, यानी कि सोवियत संघ का। सोवियत संघ में एक कौन सी पार्टी थी बेटा? एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की या सोवियत संघ की, क्या ये एक ऐसी पार्टी थी जो इलेक्शन करवाती थी, बाई इलेक्शन जीतती थी? आप कहेंगे नहीं सर, ये बाई इलेक्शन नहीं जीती, इसने क्या कंट्रोल ओवर कर रखा था पूरी सत्ता को, या हम बात करें पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, पूरा जो प्रशासनिक तंत्र होता है, उसे पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रखा था, अपना दबदबा बना रखा था। और ना ही लोगों को बोलने की आजादी थी, ना ही कुछ कहने की आजादी थी, ना ही अपना नेता चुनने की आजादी थी। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत ने जो भी किया बाय इलेक्शन किया, लोगों की चॉइस हुआ करती थी कांग्रेस को चुनना, तो लोग कांग्रेस को चुनते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई विकल्प अच्छा था ही नहीं। क्लियर हुई बात? हमारी भारतीय राजनीति की सच्चाई है भाई। देखो क्या होता है ना कि हम, पता है हमें कि कभी होता है जी खाना खराब है, लेकिन जौन सा कम खराब है वो वाला हम खाएंगे। हमारी भारतीय राजनीति में भी वही दिखाई देता है। उस टाइम पे और कोई पार्टी ऐसी थी नहीं जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके,
इसलिए कांग्रेस जीतती थी। क्लियर हुई बात। लेकिन वर्तमान समय में कई सारी पार्टियां उभर कर सामने आ गई, इस वजह से वो डोमिनेंस खत्म हो गया, वो प्रभाव खत्म हो गया। अब क्या होता है, हमारी दलगत राजनीति होती है, पूरा एक तरीके से मुकाबला होता है और मुकाबले के बाद कोई पार्टी विजयी होती है या जीतती है। क्लियर हो गई बात। अब वैसा सिस्टम नहीं रहा जैसा कि पहले चल रहा था। आ गई बात समझ। अब देखो, जो मैंने ये तो बताया बेटा, हमारे भारत में इलेक्शंस कराए, ठीक है, लेकिन इलेक्शंस के तरीकों में बदलाव देखने को मिला। बदलाव का मतलब जान रहे हो ना, यानी कि कई सारे चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कि पहले इलेक्शन हुए थे, क्या पहले इलेक्शन में ही ईवीएम आ गया था? तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले इलेक्शन में तो ईवीएम नहीं हुआ करता था। पहले इलेक्शन में क्या था बेटा, एक तरीके से मतदाता पेटी हुआ करती थी। क्या होती थी? मतदाता पेटी। पेटी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो भैया, आज के टाइम का एग्जांपल ले लूं मैं, ऐसे पेटियां बना देते थे, ठीक है। पेटियों पर क्या होता था, जैसे मान लो एक का झाड़ू है ना, तो यहां पे भैया केजू जी लिख दिया, ठीक है। एक का बीजेपी है तो मोदी जी, ठीक है। वैसे तो केजरीवाल जी लिखना है पूरा, बट स्पेस नहीं है, इसलिए प्यार से केजू। क्लियर। इधर आगे जी राहुल गांधी, ठीक है। इधर आगे मान लो बीएसपी के कोई भी आ गए, XYZ, ठीक है। अब क्या होता था, ये पेटियां रख दी। अब क्या हुआ, इंसान आते थे, उन्हें ना एक खाली पेपर दिया जाता था, खाली पेपर आया उसमें डाल दी, ठीक है। जिस पेटी में सबसे ज्यादा पेपर निकलेंगे वो पार्टी जीती मानी जाएगी। लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ रही थी, इतनी सारी पेटियां लाए कहां? तो एक ऑप्शन ढूंढा गया, हर एक मतदाता केंद्र पे 2 साल बाद ये तरीका चेंज कर दिया और ऑप्शन आया, हर एक मतदाता केंद्र पे क्या किया जाएगा जी, एक ही पेटी रखी जाएगी। अब हर एक पर्सन को एक ऐसा पेपर दिया जाएगा जिसमें स्टैंप बने होंगे, स्पेसिस बने होंगे, जैसे कि मान लो इधर बीजेपी का बना है ना, इधर मान लो कांग्रेस का बना है, इधर आम आदमी पार्टी का बना है, इधर बीएसपी का बना है। तो क्या करते थे, ऐसे थप्पा मारते थे, जिसमें थप्पा लगा फिर उसे डाल देते थे, किसमें? मतदान पेटी में, इसमें डाल दिया। अब जिसके सामने सबसे ज्यादा थप्पे लगे हुए मिले वो पार्टी जीती मानी जाती थी। लेकिन ये ओवरऑल इतनी ज्यादा जनसंख्या होती गई, ऐसे वोट काउंटिंग, सोचो कितना परेशानी आ रहा होगा। तो बनाया गया भैया एक ईवीएम। क्या बनाया गया? ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या बनाया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसका काम क्या था बेटा, कि इंसान जाता है, ऐसे अपना फिंगर लगाता है, जो भी पार्टी के सामने स्क्रीनिंग होती है वहां पे फिंगर लगाएगा और जिस भी पार्टी का आपने वोट दिया उसके स्क्रीनिंग पे सामने आ जाएगा, है ना, चुनाव चिन्ह सामने आ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा आपने किसको वोट दिया है। तो ईवीएम सबसे पहले बेटा 1982 में यूज हुआ केरल राज्य में। कहां पे? केरल। और पूर्ण रूप से ये 2004 से, कब से? 2004 से भारत में यूज होने लगा। 2004 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें पूर्ण रूप से ईवीएम का इस्तेमाल होने लग गया। क्लियर हुई बात। जो कांग्रेस आज कहती है जी ईवीएम हैक हो जाता है, अब मैं ठीक है आपकी बात बड़ी कर देता हूं, ईवीएम हैक हो जाता है। क्या एक मतदान पेटी में खाली कागज नहीं डलते? एक मतदान पेटी में खाली कागज भी तो डल सकते हैं जब ईवीएम हैक हो सकता है तो। और अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो बेटा आपने ईवीएम हैक क्यों नहीं कराया? आपकी तो पीढ़ियां प्रधानमंत्री थी। इसलिए बेटा चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसने कभी किसी पार्टी के साथ कोई भेदभाव किया ही नहीं, कोई पक्षपात किया ही नहीं। चलो ठीक है आपकी बात बड़ी कर दी, फिर भी ईवीएम हैक हो गया तो गोवा में क्यों हारे जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ? हार का कारण, जब बैलेट पेपर पर चुनाव हुए तो आप गोवा में क्यों हार गए? तो देखो हमारी भारतीय राजनीति की एक खूबसूरती है कि कोई भी जो एजेंसी है वो किसी रिश्वत के आधार पर काम नहीं करती। हम बड़ी एजेंसीज की बात कर रहे हैं, आप ये छोटी मोटी पुलिस या XYZ एजेंसी की बात मत करना। हम बात कर रहे हैं हमारे चुनाव आयोग की, हम बात कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय न्याय करता ही करता है। हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। क्लियर हो गई बात। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता तो केजरीवाल जी 10 साल से सीएम नहीं रहते। हमारे दिल्ली के लगभग 14 सालों में सीएम रहे हैं, 10 साल सीएम रहे, इतना लंबा समय वो सीएम नहीं गुजार पाते।
कांग्रेस पार्टी साउथ इंडिया में अपनी कभी सरकार ना बना पाती। जो पार्टियां चल रही हैं, जो टीएमसी चल रही है बंगाल में इतने लंबे समय से, वो कभी अपनी सरकार ना बना पाती अगर ईवीएम हैक होता। क्लियर हुई बात? तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी भरोसे लायक मशीन है, ठीक है। और अगर ईवीएम हैक होता है, आपने इतनी नकली मशीन बनाई क्यों? बनाई भी तो आप ही ने, कांग्रेस की बनाई हुई मशीन है ईवीएम। जब 2004 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब बीजेपी की सरकार गिरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, हमने क्या आरोप लगाया? क्या यहां से बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि क्यों आखिरकार ईवीएम हैक हो गए? उस टाइम बीजेपी ने भी आरोप नहीं लगाया कि जी ईवीएम हैक हुए। तो ईवीएम कोई हैक नहीं होते, ठीक है। ये जनता की मर्जी है, जनता किसे चुन रही है और किसे नहीं। क्लियर हो गई बात? अब तो बच्चा ऐसे कभी आप इस राजनीति में मत फंसना कि ईवीएम हैक हो जाता है, XYZ कुछ भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे चुनाव स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। अगर आप में काबिलियत होगी तो आप चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप प्रधानमंत्री के बेटे होके भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमारे देश की राजनीति की बड़ी ये खूबसूरती है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का। द्रौपदी मुर्मू जी इस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट है, एक बहुत छोटे से गांव से आई हैं, कितने कष्ट झेले हैं। पहले एक शिक्षिका की जॉब ली, पार्षद बनी, पार्षद से गवर्नर बनी, प्रेसिडेंट बनी। स्ट्रगल, जब एक इंसान स्ट्रगल करता है ना, तब आगे बढ़ता है। ऐसे किसी पे आरोप लगा के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर हो गई बात? चलो अगले टॉपिक पे आते हैं हम अपने, ठीक है। अब हम देखते हैं पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जीत के कारण, ठीक है। पहले 3 आम चुनावों में, 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जीत के कारण, ठीक है। कांग्रेस की जीत के कारण, आखिरकार किन कारणों से पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजयी रही, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो बेटा, क्या विपक्ष का कमजोर होना। विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का कमजोर होने का मतलब क्या है बेटा? कि उस टाइम पे विपक्ष जो था, ऑपोजिशन था, वो कमजोर था, तभी तो कांग्रेस जीत रही थी। अगर विपक्ष मजबूत होता तो पूर्ण रूप से टक्कर दी जाती, क्योंकि उस टाइम पे विपक्ष कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका राष्ट्रीय स्तर पर पूरा नेटवर्क फैला हो, और आधे से ज्यादा विपक्षी पार्टियां खुद कांग्रेस से निकली थी। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद हो जाता है बेटा एक पॉइंट, क्या विपक्ष का कमजोर होना। उसके बाद आप लिख सकते हो क्या मैजिकल लीडर्स। मैजिकल लीडर्स का मतलब क्या है बेटा? एक तरीके से करिश्माई नेता। कांग्रेस के अंदर कई सारे करिश्माई नेता थे। करिश्माई नेता का मतलब क्या है बेटा? करिश्माई नेता का मतलब है यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे कई सारे ऐसे लीडर्स से बनी थी जो एक तरीके से करिश्मा था, यानी कि जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, देखते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अगर हम बात करें नेहरू जी की, अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो कई बड़े बड़े नेता उस टाइम पे कांग्रेस में शामिल थे। फिर उसके बाद आ गया बेटा क्या? विपक्ष का कमजोर होना, करिश्माई नेता, और सबसे पुराना दल, भारत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही थी, ठीक है। सबसे पुरानी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। उसके बाद क्या आ गया बेटा? सबसे पुराना दल के बाद क्या नाम है? स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ये पार्टी उस टाइम पे स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से काफी फेमस हो चुकी थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से योगदान दिया इस पार्टी ने और अपने आप को स्टेब्लिश किया। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी इसमें काफी कारगर साबित हुई। जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, वही जीते प्रणाली, यानी कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलती थी वही जीत हासिल करता था। इस प्रणाली से भी कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे कांग्रेस जीती लेकिन बहुत कम वोटों के रेशियो से। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद क्या हो सकता है बेटा? इसमें ये हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो बेटा राष्ट्रीय नेटवर्क, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क। राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का मतलब क्या? एक पार्टी थी जिसका पूरे देश में नेटवर्क फैल रखा था, ठीक है। कितने हो गए? 2 4 6 हो गए, काफी है, क्योंकि चैप्टर ही 4 नंबर का आ रहा है, ठीक है।
तो 4 नंबर आप इसमें से सीधा सा लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे अगर हम देखें बेटा तो इधर हमने एक पॉइंट लिखा है कि विपक्ष का कमजोर होना। ठीक है, तो आखिरकार विपक्ष पहले आम चुनावों में कमजोर था। ठीक है, पहले आम चुनाव कब हुए थे बेटा? आप कहेंगे उन्हें 51-52 का चुनाव कहा जाता है। किसका? 51-52 का चुनाव कहा जाता है। जब 51-52 का चुनाव कहा जाता है बेटा, और जो विपक्ष कमजोर था, तो आखिरकार विपक्ष ने कैसे भूमिका निभाई? देखो, विपक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो, आज कांग्रेस पार्टी चाहे कितनी भी कमजोर हो, हम कांग्रेस की लाख बुराइयां कर ले या लाख अच्छाइयां कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्लियर हुई बात? तो बेटा पहले आम चुनावों में विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य किया। ठीक है, लोकतंत्र को बचाने का कार्य किया। बचाने का कार्य मतलब ऐसा नहीं है कि जी कांग्रेस ही सब कुछ थी। उस टाइम पे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली जी? आप कहेंगे 16 सीटें मिली। कितनी? 16 सीटें मिली। और अगर देखो विपक्ष के कुछ नेता तो जरूर जीते ना, तो कुछ नेता तो जरूर जाके संसद में बैठे होंगे। जब विपक्ष के नेता संसद में बैठे तो संसद में जनता की बातें भी रखी गई होंगी। अब ऐसा नहीं था कि केवल और केवल कांग्रेस, जैसे आज के डेट में दिखता है, केवल ऐसा नहीं है ना जी बीजेपी पे ही सब कुछ है। अभी भी विपक्ष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चाहे छोटी छोटी पार्टियां मिलकर विपक्ष बना रखी है, लेकिन विपक्ष में मजबूती जरूर है। अगर आज का हम आंकड़ा देखें तो बीजेपी पे बेटा 240 सीट है। ठीक है, अगर यहां से नीतीश जी हमारे बिहार के सीएम है, अगर वो पलट जाते हैं तो बीजेपी की सरकार को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर हुई बात? तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किसमें? हमारे देश को तानाशाह होने से बचाने के लिए। ठीक है, तानाशाही रोकने के लिए। ठीक है, तो विपक्ष चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर हो, हमें विपक्ष की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विपक्ष की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे देश में तानाशाही हमेशा रुकी रहती है। क्लियर हो गई बात? तो उस टाइम पे भी विपक्ष ने कई सारी भूमिकाएं अदा की, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कई सारी पार्टियां उस टाइम पे भी उभर कर सामने आ रही थी। ठीक है, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हमेशा ही। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा नहीं है जी विपक्ष बिल्कुल ही खत्म था। विपक्ष कमजोर जरूर था, लेकिन खत्म नहीं। हमारी भारतीय राजनीति की खूबसूरती में से हमेशा से ही विपक्ष का हाथ रहा है। तो आप विपक्ष को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो, आप जानते हो विपक्ष की क्या भूमिका होती है। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि कांग्रेस किस प्रकार एक सप्तरंगे इंद्रधनुष की भांति थी। इंद्रधनुष की भांति थी। इंद्रधनुष का मतलब जानते हो ना? इंद्रधनुष का मतलब होता है जिसमें सातों रंग शामिल हो। क्या हो? सातों रंग शामिल हो। तो कांग्रेस बेटा उस टाइम पे एक ऐसी ही पार्टी बनकर उभर रही थी जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे, सभी आइडियोलॉजीज के लोग थे। ठीक है, सारी विचारधाराओं का, लगभग सभी विचारधाराओं का समावेश। यानी कि देखो, जैसा मैं आपको बता चुका हूं बेटा, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे एक ऐसी पार्टी थी कि कहीं ना कहीं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुरू में जब पार्टी बनी 1885 में, तब तक तो ये केवल एक शिक्षित वर्ग तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे ये किससे जुड़ने लगी? आप कहेंगे सर ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी। जिस तरीके से धीरे धीरे ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी, तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना इस पार्टी के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक विचारधारा का समावेश होने लगा, हर एक विचारधारा के लोग शामिल होने लगे। अब क्या होता जी, देखो अब मान ले हम यहां से शुरू करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी या स्वतंत्र पार्टी, कोई भी अपनी विचारधारा लेके आए,
उस विचारधारा के लोग पहले से ही कांग्रेस में मिल जाते थे। तो कांग्रेस को विपक्ष के लिए चुनौती देना काफी मुश्किल साबित हो रहा था। कांग्रेस पार्टी में गांव के लोग शामिल भी थे, शहरों के भी थे, किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, रेडिकल्स भी थे, कंजर्वेटिव्स भी थे, गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज लाइक अ रेनबो, यानी कि ये एक सप्तरंगे इंद्रधनुष की भांति थी। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुई, उसका भी हम अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? ये बेटा पूरा हमारा चैप्टर था एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें छोटी छोटी पार्टीज के बारे में बेटा, जैसे कि भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, या फिर हम बात करें स्वतंत्र पार्टी। अगर किसी भी बच्चे को उन पार्टीज के बारे में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चैप्टर क्लियर हो गया तो जल्दी से बच्चा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। और हाँ, हमें जल्दी से बताएं कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी है और आपके लिए कैसे हम कोशिशें करें जिससे कि आपको फायदा मिले। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा एक और आपको मिलेगा कि जब पेपर आने वाले होंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ 10 घंटे जरूरत पड़े, 12 घंटे जरूरत पड़े, खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।